नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपका ठोस अवस्था। यह है ठोस अवस्था जो टॉपिक है आपका 12वीं कक्षा का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तिका में ये पहला चैप्टर ही है जिसके बारे में अपन आज जनरल इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो अपने पास सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले अपन एक जनरल बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है। तो अपन सब जानते हैं बेटा कि अपन जो अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, अपना जो वातावरण है, उसमें प्रत्येक जो चीज़ है वो पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो पदार्थ है आपका, पदार्थ के अंदर जो होती है 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पदार्थ में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? पदार्थ के अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। आपके जो ठोस और द्रव और गैस जो अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं जो हैं वो अपन 11th के अंदर डिस्कस करके आते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ कर आते हैं। आपकी बुक के अंदर का 5वां चैप्टर जो है उसके अंदर अपन द्रव के बारे में पढ़ते हैं और गैस के बारे में पढ़ते हैं। आज अपन जब 12वीं का चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन जिस टॉपिक से रूबरू होते हैं, या हम यूँ कहें कि पदार्थ की जिस अवस्था के बारे में अपन जानते हैं, वो है आपकी ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था क्या है? तो इसके बारे में जानने के लिए अपन इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ यानी सामान्य गुणधर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे अपने को ये पता चले कि ठोस एक्चुअल में क्या होता है, राइट। तो ठोस जो है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को जब अपन पढ़ते हैं तो अपन वैसे तो बेटा जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अवस्थाओं में तो अपन बहुत ही बेसिक जो अपना 9th होता है, 10th होता है, 11th, इन सब में ही अपन पढ़ते हैं। लेकिन 12वीं में जो है थोड़ा सा इसको और स्टडी डीपली करवाने के लिए एक अलग सा मतलब कि नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन अपन करते हैं वो थोड़ा गहराई से बताया जाएगा। तो अपन देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ठोस क्या है। तो सबसे पहले ठोस का जो गुण है वो अपन देखेंगे कि इनका जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। किसका आकार? ठोसों का आकार निश्चित होता है। अब क्वेश्चन तुरंत दिमाग में उठ जाता है, आकार निश्चित मतलब क्या? लाइक ये चौक दिख रही होगी ना, चौक क्या है? अब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका आकार फिक्स है, इसी आकार में ये रहना है, इनको चेंज नहीं कर सकते। बाकी यदि आप द्रव में किसी की बात करें या गैसों में बात करें तो उनके आकार को बदला जा सकता है, पर ठोसों के आकार को बदलना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि इनका आकार क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। वहीं आगे चलते हैं, इनका आयतन जो होता है बेटा, आयतन भी निश्चित होता है। किनका आयतन निश्चित होता है? ठोसों का आयतन निश्चित होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से 2 लीटर की कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, ठीक है। आपने बोतल खरीदा, जैसे ही बोतल खरीदा तो उसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक था। अब कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, फिर अपन उस 2 लीटर की बोतल के अंदर पानी डालें, है ना, पेट्रोल भी डाल सकते हैं, डीजल भी डाल सकते हैं, लेकिन उस बोतल के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, जो भी आप भरेंगे उसका आयतन फिक्स होगा। वो क्या होगा? 2 लीटर ही होगा। मतलब इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है, इसी के अंदर अगला गुण है आपका कि जो ठोस होते हैं उनके जो प्रवाह का गुण होता है, प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता है, यानी प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता है। कैसे समझेंगे अपन? ठोस है ना, कोई भी ठोस वस्तु को देखो, लाइक अपन जिस रूम में बैठ के स्टडी करते हैं, क्लासरूम में फैन ठोस है। क्या फैन एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता है? नहीं करता है, राइट। ऐसे अपना मोबाइल है जो आजकल अपन ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको एक टेबल के ऊपर रखा तो वहीं पर ही तो होगा वो। ऐसा तो नहीं है कि आपने टेबल के ऊपर रात को रखा, सुबह अपन को रूम से बाहर मिला, संभव नहीं है, राइट। तो अपन कहते हैं कि जो ठोस होते हैं बेटा उनमें प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता। जनरली अपन क्या कहते हैं? जनरली अपन कहते हैं कि जो ठोस जो अन्य कोई भी कण है आपके पास, कोई भी पार्टिकल आप बात करें
तो पार्टिकल्स के अंदर जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है मतलब कि कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि प्रवाह का गुण पाया ही नहीं जाता, ये तो गति ही नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखो बेटा, अपन ने कहा कि ये एक एरिया है ना, एरिया है, एक जगह है। इस जगह पर अपन ने ठोसों के कणों को, कुछ कणों को इस तरह से अरेंज कर दिया। अब इस तरह से अरेंज किया है कि इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, अर्थात इन कणों को गति करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये क्या नहीं करेंगे, गतिशील नहीं होंगे। तो इनमें क्या होगा, तो एक पॉइंट आता है कि इस प्रकार के जो कण होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कंपन ऊर्जा पाई जाती है। किनके अंदर? ठोसों के अंदर गतिज ऊर्जा ना होकर कौन सी ऊर्जा निहित होगी? कंपन ऊर्जा। या मैं यूं कहूं कि गतिज ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कंपन ऊर्जा में बदल जाती है। लाइक अपन ने एक एग्जाम्पल दे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि एक बहुत ही भीड़ वाली जगह है, राइट। लाइक बस के अंदर बहुत भीड़ है और आपको चढ़ना है, तो आप चढ़ भी गए। अब वहाँ पर आप खड़े हो गए। अब आप वहाँ पर खड़े तो हो गए, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आगे या पीछे होने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। यानी कि आप अपनी जगह पर ही क्या कर सकते हैं? हिल डुल सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, ना कि आप क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। इसलिए गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? कंपन ऊर्जा के अंदर। तो ये है कंपन ऊर्जा हो गई। उसके बाद अपन चले आगे, तो अपने पास ये होता है कि ठोस का आकार निश्चित, आकृति निश्चित होती है। तो इनमें क्या होता है? एक गुण पाया जाता है बेटा। क्या? इनमें संपीड्यता का जो गुण होता है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है या हम यूं कहें कि कम होता है, राइट। संपीड्यता का गुण कम पाया जाता है, ना के बराबर। कैसे? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अपने पास कोई एरिया है बेटा, राइट, और उसके अंदर पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज किया गया है। ऐसे अरेंज कर दिया तो आपने देखा कि अब इनके ऊपर यदि आप कोई बाहरी दाब डालते हैं, आपने इस तरह से कोई बाहरी दाब डाला, बाहरी दाब डालने पर ये बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास गति करने के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो जगह नहीं है तो ये कहाँ गति करेंगे, या फिर ये इस दबाव को कैसे महसूस करेंगे? नहीं महसूस कर सकते हैं, ये तो अपनी जगह पर अटल रूप से बैठे रहेंगे। इसलिए इनमें संपीड्यता का गुण भी नहीं पाया जाता, या यूं कहें नगण्य, कम पाया जाता है। जब इनमें संपीड्यता का गुण नहीं है तो उसके बाद अगला क्या है, इसका लक्षण क्या हो सकता है? तो एक और गुण है कि संपीड्यता गुण नहीं है, आकार निश्चित है, आकार आयतन भी निश्चित है। तो हम ये कहते हैं कि इनके ये जो ठोस होते हैं, ये ठोस कठोर प्रवृत्ति के होते हैं और क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। बेटा कठोर और दृढ़ ही तो होंगे। आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है कहीं पर भी गति करने के लिए ही, ये बिल्कुल टाइटली बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ऐसी प्रवृत्ति में ये ठोसों का गुण क्या हो जाएगा? ये ठोस जो हैं वो कठोर हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, राइट। ये हो जाता है कठोर और दृढ़। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपन क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको अपन देख सकते हैं कि ठोसों की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये थे ठोसों के सामान्य गुणधर्म। अब ये कहा गया कि जब ठोस आप पढ़ते हैं तो इनका वर्गीकरण कैसा होगा। तो अपन चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ये किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। आप और हम कोई भी चीज़ है, कोई भी अपने पास टॉपिक है या फिर आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, उसको क्लासिफाइड करते हैं। अपनी केमिस्ट्री में ही ले लीजिए, 2 क्लासिफिकेशन है ना केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलता है ना। तो वैसे ही ठोसों का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन वो किसी न किसी बेस, किसी न किसी आधार पर किया जाता है। यानी अपन किसी को अलग करते हैं, 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं, तो बिना किसी रीज़न के नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई बेस होगा। तो बेस है, ये है आपका कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? कणों की व्यवस्थिता के आधार पर,
व्यवस्थितता के आधार पर वर्गीकरण यानी कि जो कण है, ठोसों के अंदर जो कण होते हैं वो कण किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके बेस पर क्या किया गया है बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये अपन देखते हैं इसके आधार पर क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का किया गया है बेटा, 2 प्रकार का किया गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड इंग्लिश में अपन बात करें, और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये है आपका दूसरा पार्ट, 2 पार्ट हो गए। अब अपने को इनको बिल्कुल अच्छे से समझना है। समझने के लिए क्या करेंगे, समझने का मतलब ये है कि अपन इनके बारे में कुछ ऐसे गुण पढ़ेंगे जो ये ठोसों के इस क्रिस्टल गुण को डिफाइन करेंगे। वैसे ही कुछ गुण यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे जो किसको डिफाइन करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों को। पार्टिकल्स अरेंजमेंट होगा तो वो क्रिस्टलीय, और अरेंजमेंट किस तरह से अलग हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी बेटा, क्रिस्टलीय ठोस की। नाम से ही स्पष्ट है, क्रिस्टल मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल क्या होंगे, नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, राइट, नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे तो अपन नाम क्या देंगे उसको, क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए सबसे पहले अपन कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो ये ठोस क्या होते हैं, ये ठोस निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं आप, ये निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, मतलब इनका अरेंजमेंट 3D में भी आप देखेंगे ना तो भी अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होगा। 3D लाइक मतलब क्या, 3D मतलब किसी भी एक्सिस में जाओ, x, y और z, तीनों डायरेक्शन में आप देखेंगे कि इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल बराबर समान रूप से दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने घर की बिल्डिंग देखो या अपन स्कूल का बिल्डिंग चेक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं वहाँ पर जो है फर्श डाला हुआ है, तो उस फर्श पर टाइल्स लगी हुई होंगी। ये टाइल्स, सपोज ये आपके स्कूल की बिल्डिंग का कोई सरफेस है, राइट, एक फर्श डाला हुआ है, उस फर्श के ऊपर आपने देखा होगा ये टाइल्स लगी हुई होंगी। सबके स्कूल के अंदर घर में टाइल्स तो लगी हुई हैं। ये ब्लैक और यहाँ पर वाइट, फिर ब्लैक फिर वाइट, तो अरेंजमेंट हो गया ब्लैक वाइट, राइट। ये एक ऐसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है जो आप पूरे स्कूल की बिल्डिंग में घूम ले या अपने पूरे घर में घूम ले, हर जगह टाइल्स का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा ही मिलेगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि इनकी जो आकृति है और इनके व्यवस्थित होने का जो क्रम है वो बिल्कुल क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। चले आगे चलते हैं। अगला है इसका टॉपिक आपका, ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी मतलब क्या, दीर्घपरासी मतलब क्या बोलेंगे आप, दीर्घपरासी मतलब ये एक ही बहुत ही लंबी रेंज में व्यवस्थित होते हैं। कैसे, ये तो एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, यानी पूरी बिल्डिंग में है ये, तो मतलब लंबा हो गया ना, दीर्घ हो गया। वहीं केवल एक रूम में होता फिर दूसरे रूम में अलग होता तो वो क्या होता, दीर्घपरासी नहीं होता। यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप पर ही लेकर समझा जा सकता है। लाइक जैसे अपन 11th में साइंस लेकर के अपना एडमिशन कराते हैं तो अपने टारगेट्स फिक्स होते हैं कि अपने को या तो नीट या फिर जेईई का फॉर्म भरना है, अपने को वही टारगेट्स पूरे करने होते हैं, राइट। तो अपन क्या करते हैं, वो टारगेट लेके चलते हैं। तो टारगेट लेना बड़ी बात नहीं है,
टारगेट को उसके अकॉर्डिंग ही अचीव करने की भी अपने में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी अपन उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अपने को नीट क्लियर करना है, तो नीट के लिए तैयारी करना है मतलब एक शेड्यूल बनाया। कैसा शेड्यूल बनाया? सुबह पढ़ना है 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी और 1 घंटा फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट हो गए। ऐसा फिर स्कूल गए, फिर स्कूल से आके ट्यूशन गए, वापस आके घर पे फिर अपना घर वालों के साथ कुछ समय बिताया, वापस अपना शेड्यूल से पढ़ना शुरू किया। ये काम एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन कहा नहीं आज तो सैटरडे है अब नहीं करेंगे, फिर अगले दिन संडे को कौन पढ़ता है, तो ये किया। तो मतलब अब ये रेगुलर नहीं हो रहा है, राइट। यानी कि ये कैसा है, दीर्घपरासी नहीं है। वहीं एक बच्चा जब नीट क्लियर कर लेता है तो उसका शेड्यूल वैसा ही फिक्स होता है जैसा उसने 11th में टारगेट सेट किया था। जब दीर्घपरासी होते हैं तभी वो स्थायी होकर कोई ना कोई जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया है उसको अचीव कर पाते हैं। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, जो इसमें क्या था, दीर्घपरासी यानी कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। उसके आगे चलते हैं अपन। दीर्घपरासी होने के बाद अगला टॉपिक है कि जो ठोस होते हैं बेटा उनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं बेटा वो बिल्कुल क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं निश्चित होते हैं। तो अपन लिखते हैं गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक फिक्स होते हैं ना, निश्चित होते हैं। किसके, ठोसों के। कैसे मालूम चलेगा, अपन देखते हैं कि अपने पास कोई भी नमक NaCl है, ठीक है, उसको आपने क्या किया बेटा, गर्म करना शुरू किया। जैसे आप गर्म करना उसको शुरू करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन एक बार मान ले कि इसका जो अपने पास गलनांक पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपने इसको हीट करना शुरू किया। जैसे ही हीट किया तो हीट करते वक्त आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अपन ने किया 90 है ना, फिर 100, फिर 120, 130, ठीक है, 135, 140 तक आ गए। फिर अपन ने देखा 142, 143, 147, फिर 148, एक 149 भी किया, तब भी ये पिघलता नहीं है। ये एग्जैक्ट कहाँ पिघलेगा, 150 पर ही पिघलेगा। मतलब निश्चित है, ना 149 ना 151, बिल्कुल क्या होगा, निश्चित होगा। 150 पर ही क्या करेगा बेटा, वो पिघलना शुरू करता है। यानी ये नीट और जेईई वाली कट ऑफ के जैसा हो जाता है कि ना एक नंबर ज़्यादा ना एक नंबर कम, जो है एग्जैक्ट वहीं पर चलेगा। यानी यदि 90 पे कट ऑफ गई है मतलब 89 नहीं चलेगा, 89 नहीं 90 ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो वैसा ही हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल फिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा इनको अपन चेंज नहीं कर सकते। ये गलनांक क्वथनांक बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स तरीके से दिखाई देते हैं। अब अपन चलते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनके जो दूसरा पार्ट है वो है आपका क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या आता है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इनका जो सिस्टम इसको डिफाइन करता है वो बिल्कुल उल्टा डिफाइन किसको करता है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस को। एक क्रिस्टलीय ठोस का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं वापस आपको बता देती हूँ। अगर आप ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा डीपली देखें इसको, तो वो होता है आपका विषम देशिकता। विषम देशिकता ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी अपने को समझ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार उठा देते हैं कि विषम देशिकता क्या होती है। तो अपन कहते हैं कि विषम देशिकता मतलब क्या बेटा, कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स अरेंज होते हैं, राइट। इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका, क्रिस्टल्स का फिक्स अरेंजमेंट होता है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अपन इनको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। अपन को दिख तो रहा ही है कि क्रिस्टल्स जो बनते हैं उनमें पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं वो बिल्कुल इस निश्चित क्रम में, निश्चित आकार में, निश्चित आयतन में व्यवस्थित होते हैं। ये आपका एक अरेंजमेंट मैंने शो किया है। अब अपन देखेंगे कि इसको यदि आप किसी भी डायरेक्शन में लें तो एक तो डायरेक्शन होगी आपकी इस तरह की, राइट, एक डायरेक्शन होगी आपकी इस तरह की, दो डायरेक्शन हो गई। आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में एक तरफ तो क्या है, ऑरेंज, एक तरफ ग्रीन बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इस डायरेक्शन में रैंडमली है, एक तरफ ये एक तरफ ये चल रहा है ना, रैंडमली अरेंजमेंट है। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये कोई भी आप क्रिस्टलीय ठोस लें, उनके अंदर आप यदि
इनकी जो किसी भी अपवर्तनांक का मान है, प्रकाश की किरण का जो चालकता का मान है, उनको यदि आप देखेंगे बेटा तो हर दिशा में क्या होगा, चेंज। तभी नाम दिया क्या, विषम मतलब भिन्न भिन्न, देशिकता मतलब दिशा। अलग अलग दिशाओं में मान भी क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ये मान किसके आप निकालते हैं, तो अपन लिखते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, और अपन चालकता, राइट। तो इन सब के मान यदि आपको निकालने हो और वो क्रिस्टलीय ठोस में हो तो वो आप अलग अलग देखेंगे। अब आप सोच रहे हैं दीदी ये तो हम लोग ये अपवर्तनांक है, चालकता है, तो किसी भी एलिमेंट में देखें। बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपने पास एक प्रिज्म सबके पास ही होता है ना, आप देख सकते हैं उसके अंदर प्रिज्म में आप ऊपर से टॉर्च लाइट डालेंगे तो उसके अंदर जो प्रकाश की किरणें निकलेगी उनका अरेंजमेंट चेंज होगा। साइड से यदि आप किनारे से उसमें डालेंगे तो उसके अंदर जो मान निकलेगा वो अलग आएगा। तो हर डायरेक्शन में मान क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा वो विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्रिस्टलीय ठोस का, जहाँ से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होता है। अब आगे चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट जो क्लासिफिकेशन है आपका वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस इजी हो जाता है जब अक्रिस्टलीय ठोस, जब आप क्रिस्टलीय ठोस पढ़ चुके होते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ये क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे अपन इसको, तो अपन देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि ठोसों की जो आकृति होती है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, जिनको अपन बदल नहीं सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कणों का अरेंजमेंट है, कण किसके हैं, ठोस के। तो इन ठोसों के जो कण हैं उनकी जो व्यवस्थितता है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है, अनिश्चित मतलब रैंडमली अरेंज होता है। लाइक अपने ने क्या बोला था अभी कि अपन स्कूल की बिल्डिंग का सरफेस देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग में जो टाइल्स का अरेंजमेंट है वो वैसा ही है जैसा एक रूम में है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या है कि अपन रैंडमली अरेंजमेंट देखेंगे, एक टाइल्स किसी कलर की है, दूसरी किसी कलर की है, तो ऐसा फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। तो वो किसको डिफाइन करता है बेटा, वो करता है आपके अक्रिस्टलीय ठोसों को। अब वहीं आगे चलें तो दूसरा है आपका दीर्घपरासी। क्रिस्टल क्या होते हैं, दीर्घ, तो इसका उल्टा ये क्या होंगे बेटा, लघु परासी। लघु परासी कौन होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि इनका अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, यानी वो फिक्स होता है। जितना अपन करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ही चल सकता है, लंबा नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, जो बच्चे क्या करते हैं 2-3 दिन के लिए तो उनके दिमाग में रहता है कि अपन क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट जो अपने जो टारगेट्स फिक्स किए हैं वो 2-3 दिन तक तो फॉलो करेंगे वो शेड्यूल को, उसके बाद में नहीं करते हैं। तो अपन ने क्या किया, तो वो कैसा हो गया, लघु परासी, यानी कि 2 दिन स्टडी किया, फिर सैटरडे आ गया, संडे को कौन पढ़ता है, तो वो ऑफ हो गया। तो ऐसे जो टारगेट्स होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, लघु परासी कहते हैं। आगे अपन चलते हैं, लघु परासी के बाद तीसरा जो अपना टॉपिक है, क्रिस्टलीय में क्या था बेटा, गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित नहीं होते हैं। अनिश्चित गलनांक और क्वथनांक पाए जाते हैं। अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, अनिश्चित मतलब असतत भी बोल सकते हैं आप, है ना। एक तो होता है सतत, है ना, और एक होता है असतत, लाइक, है ना। तो अपन इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि जो अपना अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अनिश्चित जो गलनांक क्वथनांक, मतलब कि हीट करना शुरू किया, किसको, किसी भी पदार्थ को, है ना। तो हीट करते शुरू करते तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू करता है और एक टाइम के बाद में टोटली पिघल जाता है। लाइक अपने पास चीनी है, ठीक है, तो शुगर को आपने पानी में डाला और उसको आपने हीट करना शुरू किया। तो आपने देखा कि ये जो है सपोज ये अपने के 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, पिघलना शुरू करेगी। तो ये चलेगा 100, फिर 101, 102, 110 पर आकर पूरी तरह से पिघल जाती है। तो एक निश्चित नहीं था ना। वहीं अपन ने नमक को किया तो वहाँ क्या फिक्स था, 150 डिग्री एग्जैक्ट
अगर वो आया तो वो पिघल गया, उससे एक कम नहीं एक ज़्यादा नहीं, राइट। तो ये अनिश्चित क्या होता है, इनका गलनांक क्वथनांक होता है। आगे है अगला टॉपिक है आपका, इसके अंदर आपका चौथा पॉइंट जो है वो है कि इनके अंदर जो होती है समदेशिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, समदेशिकता। समदेशिकता मतलब क्या होता है, समदेशिकता मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाएं, अपवर्तनांक है, चालकता है, इनके मान हमेशा हर दिशा में समान प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, इनको समदेशिकता कहते हैं। समदेशिक सम यानी समान, देशिकता मतलब हर दिशा में जिनके मान समान प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका बेटा क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, कणों के व्यवस्थित होने के क्रम के आधार पर अपन ने ठोसों को क्लासिफाइड किया। उसके आधार पर अपन ने क्लासिफाइड करने के बाद में उनके कुछ जनरल टॉपिक्स पढ़े, जिनमें अपन ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या हो सकता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या हो सकता है। ये जनरल बातें हैं जो अपने को बेसिक तैयार करती है आपके चैप्टर का। थैंक यू।